सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 पर। देखेंगे आखिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या, क्यों चर्चा में बना हुआ है, भारत को इसमें कौन सा पोजीशन प्राप्त हुआ है और इस पोजीशन के क्या क्या मायने हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद में भारत की बड़ी जीत पर। देखेंगे सुरक्षा परिषद क्या है, वहां पर ऐसा क्या हुआ है जिसको भारत की बड़ी जीत बताया जा रहा है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे प्रश्नकाल के संदर्भ में। देखेंगे प्रश्नकाल क्यों यह चर्चा में बना हुआ है, आने वाले मानसून सेशन के लिए इसकी जो प्रासंगिकता है, इसको लेकर कई तरह के क्यों लेख लिखे जा रहे हैं। और यह जो प्रश्नकाल का टॉपिक है, आज के हिंदू के एडिटोरियल से मैंने तैयार किया है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 पर। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण करने, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे विशिष्ट और पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसको शॉर्ट में WIPO के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको वीपो के रूप में भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा होगा WIPO के रूप में इसको आप प्रोनाउंस करिए। अभी इसके 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों के अलावा लगभग 250 NGO और अंतर सरकारी संगठन इसकी बैठकों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 1975 में भारत भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कार्नेट विश्वविद्यालय, साथ ही साथ इंसीड अर्थात इंसीड का जो शॉर्ट फॉर्म में है, यह जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, ये फ्रांसीसी शब्द है। इंस्टीट्यूट, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट यूरोपियन डी एडमिनिस्ट्रेशन डैश अफेयर्स के साथ मिलकर वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है किसके द्वारा? आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, कार्नेट विश्वविद्यालय के द्वारा और इंसीड के द्वारा। इंसीड क्या है? एक बिजनेस स्कूल है और ये इंसीड विश्व के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल के रूप में जाना जाता है। इसकी कई जगह ब्रांचेस हैं, फ्रांस से लेकर अन्य क्षेत्रों में। वर्ष 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक के प्रकाशन का प्रारंभ इंसीड और वर्ल्ड बिजनेस नामक ब्रितानी पत्रिका के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसको जारी करने वाले जो संगठन हैं उनका जिक्र मैंने ऊपर किया।
पिछले साल जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की जो थीम थी वह थी क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन, और यह इस सूचकांक का 7वां संस्करण था जो 2019 में जारी किया गया था। तो यह जो पूरा इंडेक्स है इसमें देखा जाता है कि आखिर पूरे विश्व में इनोवेशन को लेकर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले समय में उनका क्या आउटपुट रह सकता है, देश कितना खर्च कर रहे हैं, उनकी जो है कि सोच इनोवेशन को लेकर क्या है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए सूचकांक जारी किया जाता है। हाल ही में इस सूचकांक के 8वें संस्करण जिसका नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 को जारी किया गया, और इसकी थीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। अर्थात कोरोना के काल में जब सभी के पास जो है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, फंड की कमी है, कैपिटल की कमी है, ऐसे में हु विल फाइनेंस इनोवेशन ये इसकी थीम रखी गई है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो थीम है वह लास्ट ईयर की है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, और क्या थी, क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। पिछले साल जो इंडेक्स आया था इसमें भारत को 52nd स्थान प्राप्त हुआ था, तो इस साल भारत का जो स्थान है वो 48 प्राप्त हुआ है, अर्थात 4 अंकों का सुधार हुआ है और भारत अंडर 50 देशों में शामिल हो गया है। इस सूचकांक में पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार सुधार कर रहा है, और 2015 में अगर हम देखें तो भारत को 81 अर्थात जो है कि 81वां स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2016 में 66 पोजीशन प्राप्त हुआ, 2017 में 60 पोजीशन प्राप्त हुआ, 2018 में 57, 2019 में 52nd और 2020 में 48 पोजीशन इसको प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में भारत का जो है कि दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। पिछले साल पहले स्थान पर जो देश थे उनको देख लीजिए, वह थे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। वहीं इस साल का जो इंडेक्स है उसमें भी लगभग समानता है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहला स्थान पहले की तरह स्विट्जरलैंड को है, दूसरा जो है कि स्वीडन को मिला हुआ है, तीसरा अमेरिका को मिला हुआ है, चौथे स्थान पर जो है कि यूके आ गया है, और नीदरलैंड 5वें स्थान पर चला गया है। इस सूचकांक को 131 अर्थव्यवस्था में नवाचार के स्तर का परीक्षण करके तैयार किया जाता है। सिंगापुर की स्थिति जो है वो 8वीं पोजीशन पे है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात साउथ कोरिया 10वें स्थान पर है, हांगकांग 11वें स्थान पर है, चीन जो है 14वें स्थान पर है, जापान 16वें स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रतिद्वंदी है जिसे हमें इनोवेशन के क्षेत्र में फाइट करना है वो है चीन, और वो हमसे जो है कि काफ़ी आगे है। वियतनाम 42 पोजीशन पे है, रूस 47 पे है, मोंटीनेग्रो 49 पर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर भारत से पहले और भारत के बाद के देशों का ना, तो आप यहाँ से डेटा यूज कर सकते हैं। इस इंडेक्स को तीन प्रमुख इंडिकेटर्स इन प्रमुख इंडिकेटर्स के आधार पर फाइनल किया जाता है। देखिए इंडिकेटर्स ये प्रमुख रूप से 7 हैं और इनको कई जो है कि सब इंडिकेटर्स भी हैं। तो देखिए इनको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला जो इंडिकेशन है इसमें से जिसके आधार पर यह तैयार किया जाता है वह है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, एक नाम दिया जाता है। दूसरा है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। अर्थात देखिए यह जो इंडेक्स तैयार किया जा रहा है इसको 2 श्रेणियों हमने डिवाइड कर दिया है। किसमें कि आखिर इनपुट कौन कौन से डाले जाने चाहिए और हम कैसे पता करें कि हमने जो इनपुट डाला है उस पर क्या आउटपुट प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो 7 मैंने कहा कि प्रमुख इंडिकेटर्स हैं। पहला है इंस्टीट्यूशंस, अर्थात इंस्टीट्यूशंस के स्तर पर कितना इनोवेशन जो है कि आइडियाज लाए जा रहे हैं। दूसरा है ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, अर्थात मानव और जो है कि कैपिटल रिसर्च पर जो है कि हम इनोवेशन को क्षेत्र में कितना प्रयास कर रहे हैं इसको देखते हैं। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम इनोवेशन आइडियाज कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। चौथा है बिजनेस सोफिस्टिकेशन, तो बिजनेस सोफिस्टिकेशन के क्षेत्र में हम इनोवेशन आइडियाज को कितना यूज कर रहे हैं। और फिर जो 5वां है वह मार्केट सोफिस्टिकेशन है। वहीं जो 6वां है वह है क्रिएटिव आउटपुट्स कितना निकल पा रहा है। और 7वां है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट इनोवेशन के आधार पर कितना निकल कर आ पा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 7
प्रमुख पैरामीटर्स कौन से हैं तो आप इनको बता दीजिएगा। और ये जो पैरामीटर्स हैं दो सेक्शन में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और दूसरा है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। और इन दोनों इंडिकेशन, ये जो सब इंडेक्स हैं, इनको मिलाकर एक मेन इंडेक्स बनता है जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। भारत ने इंस्टीट्यूशन के मामले में 61वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2019 में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ था। बिजनेस सोफिस्टिकेशन में भारत को 55वां स्थान प्राप्त हुआ है और लास्ट ईयर से यह जो है कि 10 अंकों का इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो क्रिएटिव आउटपुट्स है इसमें भारत को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लास्ट ईयर इसमें 78वां स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेमेंट्स में 27वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा रिसर्च टैलेंट के क्षेत्र में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें दोनों में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कुछ सुधार होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में 7 अंकों की गिरावट आई है और भारत को जो कि 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। मेरी अगर स्पीड आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मोबाइल के सेटिंग से जाकर थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा। 3 टॉपिक हैं और तीनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा हम लोग आगे तेज़ी से बढ़ें। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ देशों का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए जो भी यह इंडेक्स हैं, इस इंडेक्स को इस रूप में और समझिए कि जो देश हैं वह कई विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, निम्न विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, ऐसे की कैटेगरी जो है कि रखी जाती है। आप जानते हैं विश्व बैंक देशों को कैटेगराइज करता है। ठीक इसी रूप में अगर हाई इनकम कंट्रीज में अगर देखें, जिसमें 49 कंट्रीज को रखा गया है, तो इसमें पहला स्थान दिखाई देगा स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथा है यूके दिखाई देगा। वहीं अगर हम देखें जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं तो इसमें जो पहला पोजीशन दिखाई देगा वह चाइना का है। ओवरऑल चाइना का 14 रैंक है, लेकिन अगर अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी में देखें तो चाइना जो है कि पहले स्थान पर दिखाई देगा, वहीं मलेशिया दूसरे स्थान पर दिखाई देगा। अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में रखें, जिसमें विश्व बैंक ने हम लोगों को शामिल कर रखा, तो इसमें पहला जो स्थान दिखाई देगा वो वियतनाम। ओवरऑल वियतनाम का जो है कि 42वां स्थान है। दूसरा यूक्रेन को, जिसका 45 तो जो है कि ओवरऑल रैंकिंग है। भारत की ओवरऑल रैंकिंग जो है 48 है, लेकिन इसको 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो जो लो इनकम कंट्रीज हैं इनमें 16 देशों को रखा गया है और इनके भी नाम लिखे हैं। मैं पीडीएफ दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, समय भी हम लोगों का बचेगा। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में भारत की जीत पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसका उत्तरदायित्व तो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अर्थात जब भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के समक्ष कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी उत्पन्न होती है वो किसके सामने होती है? सुरक्षा परिषद के सामने। और इसी के कारण इसे विश्व के सिपाही के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन 1945 में हुआ था। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। मूल रूप से सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य थे, लेकिन 1965 में इनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। इसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। इनके पास वीटो पावर नहीं होता जैसा कि स्थायी सदस्यों के पास होता है। अस्थायी सदस्यों को चुनने का उद्देश्य होता है सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना, क्योंकि इस पर कई बार आरोप लगते रहे हैं कि सुरक्षा परिषद जो है कि क्षेत्रीय रूप से संतुलित नहीं है, इसमें अन्य देशों की भागीदारी होनी चाहिए। अस्थायी सदस्यों को चुनने के लिए सदस्यों में से ही चुनाव किया जाता है। इसमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो एशियाई अफ्रीकी देशों से होते हैं। इसमें एशिया से 2, अफ्रीका से 3 होते हैं, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों से होते हैं, 2 जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वहाँ से होते हैं और 1 पूर्वी यूरोपीय देश से चुने जाते हैं। और ये 10 सदस्य क्या होते हैं इस रूप में सामने आते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर सहयोग के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित रखने का प्रावधान
प्रावधान है, अर्थात कभी जो है कि एशिया की तरफ से, कभी अफ्रीका की तरफ से जो है कि एक सीट अरब समुदाय को दे दी जाती है। जून 2020 में भारत को 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया, जो वर्ष 2020 और 21 वर्ष ध्यान दीजिएगा, जो वर्ष 2021 और 22 के लिए सक्रिय रहेगा, अर्थात इसका अस्थायी सदस्य होगा। वर्तमान समय में अगर इसके अस्थायी सदस्य देखें तो बेल्जियम है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, इस्टोनिया है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, नाइजर है, सेंट विंसेंट है, और साउथ अफ्रीका है, ट्यूनीशिया है और वियतनाम है। और अगले साल इसमें से क्या होगा, भारत भी एक देश बन जाएगा, इसमें से कोई देश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और स्थायी और अस्थायी जो सदस्य होते हैं ये बारी बार से एक एक माह के लिए क्या करते हैं, परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान द्वारा 2 भारतीय नागरिकों को UNSC 1267 प्रतिबंधित समिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं UNSC 1267 सेक्शन कमेटी के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रयास को रद्द कर दिया है। आसान शब्दों में मैं इसको समझाता हूँ। यह क्या है, देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यह एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है कि क्या है, एक सेक्शन कमेटी है। यह क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है आतंकी समूहों पर, व्यक्तियों पर और संगठनों पर। तो इसी कमेटी के तहत पाकिस्तान यह चाहता था कि 2 भारतीयों को आतंकवादी घोषित किया जाए। इस समिति ने 2 सितंबर 2020 को अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक नामक 2 भारतीयों को आतंकवादी घोषित किए जाने की मांग को रद्द कर दिया। 2 सितंबर की ये घटना है, और किसको जो है कि आतंकवादी घोषित करवाना चाहता था पाकिस्तान, अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक को। पाकिस्तान ने इन 2 भारतीय नागरिकों पर एक 4 सदस्यीय अफगानिस्तान आधारित भारतीय आतंकी सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। अर्थात इसका यह कहना था, अफगानिस्तान में जो है कि एक सिंडिकेट है, एक आतंकी समूह है जो कि प्रतिबंधित है, और उन्हीं के यह 2 भारतीय जो है इनके सदस्य हैं, इन पर भी क्या किया जाए, सैंक्शन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। पाकिस्तान का कहना है कि ये भारतीय नागरिक प्रतिबंधित आतंकी समूहों, इनका जो नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार को पाकिस्तान में हमला करने के लिए संगठित कर रहे थे। अर्थात यह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार के माध्यम से पाकिस्तान में हमला करवाना चाहते थे, यह आरोप पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया। और जब बात यह क्या हुई, सुरक्षा परिषद के पास गई तो उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देशों ने इसमें साथ दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने 2 अन्य भारतीयों, अजय मिस्त्री और बेनू माधव डोगरा को इस समिति के तहत आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया था। तो जब बेनू माधव डोगरा के नाम पर जब ये बात आई सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, अमेरिका ने क्या किया, जून माह में जो है कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थ प्रतिबंध मतलब इनके जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया। और साथ ही अजय मिस्त्री के नाम पर जुलाई में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम द्वारा रोक लगा दी गई, अर्थात वीटो पावर यूज कर दिया गया स्थायी सदस्यों के द्वारा। और जो अस्थायी सदस्य हैं जैसे जर्मनी और बेल्जियम, इनके द्वारा क्या किया गया, उनका समर्थन किया गया। तो जब यहाँ पर बेनू माधव डोगरा के नाम पर बात आई तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, अपनी पावर का यूज किया। और जब अजय मिस्त्री की बात आई तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम यह देश सामने आए और इन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हाल ही में अंगारा अप्पाची और गोविंद पटनायक के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने रोक लगा दिया है। रोक लगाने का मतलब है कि यह प्रस्ताव क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और इनको आतंकी घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आतंकी नहीं थे। यह पाकिस्तान की एक चाल थी कि कैसे भारत के कुछ लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर भारत को एक ऐसे देश के रूप में चिन्हित कर दिया जाए जहां से आतंक बढ़ता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने के लिए हमारे ऊपर क्या कर रहा था, एक मनगढ़ंत आरोप लगा रहा था और उसको विफल कर दिया गया। तो अब देखिए इसमें जो नाम आए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक इसी तरह से अजय मिस्त्री के केस में अगर देखेंगे तो यही नाम दिखाई देंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत की जो इस समय एक रणनीतिक महत्व है वह
सभी विश्व समुदाय समझ रहे हैं, और साथ ही साथ भारत के जो कूटनीतिक संबंध हैं वह मजबूत हुए हैं, और उसके वजह से कंडीशन ये है कि पाकिस्तान की कोई चाल सफल यहाँ पर नहीं हो पा रही है, और ना ही इसमें जो है कि चीन उसका बहुत साथ दे पा रहा है। कारण ये है कि जब चीज़ें अतार्किक होंगी तो चाहे चीन हो या फिर कोई अन्य देश, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इस तरह यहाँ भारत को 5 में से 3 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का समर्थन प्राप्त हुआ, वहीं 2 अस्थायी सदस्य जर्मनी और बेल्जियम का प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चिंताजनक पक्ष ये भी है कि यहाँ पर रूस का साथ हम लोगों को नहीं मिला, जिसका हम जो है कि उम्मीद करते हैं कि रूस जो है कि हमारा सबसे अच्छे मित्रों में से रहा है, वो हमारा जो है कि कई मुद्दों पर उसने साथ भी दिया है, लेकिन यहाँ पर उसने जो है कि न्यूट्रल रहने का इरादा रखा। पाकिस्तान इन प्रकार के कार्यों के माध्यम से भारत द्वारा मई 2019 में यूएनएससी जो देखिए यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत, यही वो समिति है जिसके तहत जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाया था, उसी का बदला लेने के लिए बार बार पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये चाल चल रहा है कि किसी तरह से वो फिर से क्या करे, यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के सामने भारत के कुछ लोगों को आतंकी घोषित कर दे, उसी में सफल नहीं हो पा रहा है। इस कार्य के पीछे पाकिस्तान की एक मंशा प्रमुख ये है कि वर्ष 2021-22 में सुरक्षा परिषद में भारत की जो कार्यकाल जो शुरू होगा, उससे पहले ही भारत को विवादित जो है कि देश के रूप में शामिल कर दिया जाए, उसकी पहचान बना दिया जाए, और इसमें पाकिस्तान सफल नहीं हो पा रहा। उसके पीछे का कारण यह है कि जब खुद पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। दूसरा, इस समिति ने पहले से ही बहुत से संगठनों पर जो है कि एजेंसियों पर मॉनिटरिंग करता रहता है, देखता रहता है, तो इनके पास सभी डेटा हैं, तो उस डेटा में कभी यह जो नाम नहीं थे जो इसका जिक्र किया गया था। तो पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ इन 5 देशों का समर्थन सुरक्षा परिषद और वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यहीं पर अगर देखें तो हमें अमेरिका का बार बार सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि अमेरिका की चीन से जो तनाव चाहे वह ट्रेड वॉर के कारण हो या फिर कोरोना की वजह से, उसके वजह से। दूसरा, इस समय जो चीन है वह हिंद और प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रहा है, उसमें अमेरिका को भारत की जरूरत है, और इसके तहत जो है कि वो बार बार भारतीय मुद्दों पर जो है कि एक तटस्थ रुख ना अपनाकर भारत के साथ आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की कद का परिचायक है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि यूएनएससी 1267 जो प्रतिबंध समिति है, इसके विषय में हम समझ लेते हैं। तो यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के आधार पर वर्ष 1999 में की गई थी। इसी कारण इस समिति को अल कायदा प्रतिबंध समिति या ISIL के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेन जो इसका गठन किया गया था वह अल कायदा के संदर्भ में किया गया था, और ये जो प्रस्ताव था ये था, इसका संख्या था 1267। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो कहीं ना कहीं यही जो समिति है तभी से क्या करती है, कार्य करती है, व्यक्तियों समूहों को चिन्हित कर उन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है, देख रेख करती है, और इसी समिति के माध्यम से जो है कि आतंकवादियों को आतंकी घोषित किया जाता है, और इसी के तहत पाकिस्तान क्या कर रहा था, ऐसा करने का प्रयास कर रहा था। इस समिति में सभी 15 सदस्य भाग लेते हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है, और यह समिति सुरक्षा परिषद को अपना वार्षिक रिपोर्ट देती है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर सुरक्षा परिषद में क्या हुआ है और ये भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं अपनी तीसरे खबर पे, जो कि प्रश्नकाल के संदर्भ में है। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा सा मोबाइल की सेटिंग से, यूट्यूब की सेटिंग से जाकर इसको थोड़ा कम कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नकाल के संदर्भ में। समांतर लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए होता है, और इसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के संदर्भ में प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछकर दरअसल जो सांसद होते हैं या जो संसद के सदस्य होते हैं, सरकार के कार्यों के विषय में खुद जानते हैं, जनता को बताते हैं, मुद्दों से लोगों को परिचित करवाते हैं, और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं।
संसद सदस्यों के पास यह अधिकार होता है कि वो घरेलू या विदेशी किसी भी मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, और सरकार जब प्रश्न पूछते हैं तो इससे क्या होता है, आम जनता को ये पता चलता है कि किसी संबंधित मुद्दे पर सरकार का पक्ष है क्या है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वह किस तरह से आगे बढ़ रही है। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक संसद की एक भावना है कि वह सभी जनता का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है, उसका क्या होता है, पूरा पालन हो पाता है। आपने देखा होगा कि संसद सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए, कारण इस वजह से है कि ताकि वो खुलकर बातचीत कर सकें, वह जो है कि सरकार की जवाबदेहिता तय कर सकें, उनसे कह सकें कि आपको जिस जनता ने चुनकर भेजा है उनसे संबंधित इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। और आपने एक चीज़ और सुना होगा कि जब भी शक्ति संतुलन की बात आती है, शक्ति पृथक की बात आती है, तो उसमें यह होती है कि जो भी संस्थाएं हैं जब तक उनकी जवाबदेहिता बनी रहेगी वह संतुलित रहेंगी, और इसी का प्रयास इसमें भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर इससे क्या होता है, सरकार की जो जवाबदेही है वो तय होती है। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से भ्रष्टाचार और सरकार की अनियमितता का भी पता चलता है। और यह जो प्रश्न पूछने की पद्धति है यह कोई नई पद्धति नहीं है, पुरानी पद्धति है, और इसी से संसद जाना जाता है। आपने सुना होगा एक प्रश्न बार बार यूपीएससी में पूछा जाता है कि आखिर संसद में जब प्रश्न कम पूछे जाने लगे, जब मुद्दों पर या फिर जो है कि जो प्रस्ताव आते हैं, जो वहां पर विधेयक आते हैं, उस पर चर्चा कम होने लगे तो कैसे लोकतंत्र के लिए घातक है, उसी से जोड़कर आप इसको भी समझ सकते हैं। तो यह जो हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की पद्धति आई है, यह संसदीय प्रश्न पूछने की पद्धति की शुरुआत होती है 1892 से, जब भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इस पहल की शुरुआत की गई थी। और प्रश्न पूछने पर जो है कि उस समय थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर दी गई, लेकिन इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, और इन प्रतिबंधों के तहत हमने समझा कि अगर संसद को अच्छी तरीके से और जनता के हित के अनुकूल हमें चलाना है तो जरूरी है कि हमारे जो सांसद सदस्य हों उनको प्रश्नों पूछने की आज़ादी हो। इसी के कारण आज़ादी के संघर्ष के समय से ही जनमानस में यह भाव पैदा हो गया था कि प्रश्नों का जो वहाँ पर सीक्वेंस है उसको रखा जाएगा, उसके महत्व को समझा जाएगा। और इसी के कारण आज़ादी के बाद इसे जो है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 41 के सब पॉइंट्स 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन तरह के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान लिया जा सकता है। अनुमान आधारित प्रश्न, व्यंग करने वाले प्रश्न, आरोप प्रत्यारोप करने वाले प्रश्न, किसी की मानहानि करने वाले प्रश्न, या किसी मंत्री के चरित्र या व्यक्तिगत आचरण पर या कोई व्यक्तिगत दोषारोप पर करने वाले प्रश्नों की मनाही है। अदरवाइज संसद सदस्य किसी भी मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इनको भी थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको वर्तमान की कंडीशन से परिचित कराता हूँ। पहला जो इसका डिवीजन होता है तारांकित प्रश्न होता है। यह वह प्रश्न होते हैं जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिखा, उस पर मैंने क्या किया, तारांक बना दिया, स्टार बना दिया, और मैंने कहा कि मैं इसका प्रश्न जो है कि मौखिक उत्तर चाहता हूं। स्वाभाविक कोई मौखिक उत्तर देगा तो मैं उस पर प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न पूछूंगा, और इससे क्या होता है, मौखिक उत्तर देने से एक ही साथ सभी को प्रश्नों की जानकारी हो जाती है, उसके उत्तर अर्थात सरकार की नीतियों का पता चल जाता है। जो दूसरा प्रश्न होता है वो अतारांकित प्रश्न होता है, और इस प्रकार के प्रश्नों को जो है कि सदस्य जो है कि मौखिक उत्तर नहीं चाहता बल्कि लिखित रूप में उत्तर चाहता है, और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। मतलब एक प्रश्न का जवाब दिया तो आप दूसरा नहीं कह सकते, इसका भी जवाब दीजिए। तो यह जो होता है अतारांकित प्रश्न होते हैं, और इसमें जो है कि पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, लिखित में इसको उत्तर प्राप्त किया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित प्रश्नों का जो उत्तर पाना होता है, इसके लिए सदस्यों को 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि हम ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमें इसका जवाब चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि जब समय मिलेगा तो जो भी मंत्री हैं जिनसे उत्तर चाहिए वो तैयारी करके आएंगे, विद डॉक्यूमेंट्स आएंगे, क्योंकि वह जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा और पूरी जनता के सामने जाएगा, तो गलत सूचनाएं ना आए, इसलिए व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी में एक प्रकार की कैटेगरी और होती है, वह अल्प सूचना के प्रश्न। यह प्रश्न जो है कि कम समय की सूचना पर भी पूछे जा सकते हैं, और इसका प्रावधान लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियम 54 में की गई है। इस प्रश्न में यह जो प्रश्न होते हैं इसमें अध्यक्ष मंत्री से पूछ सकते हैं कि वो कब उत्तर देना चाहता है। मंत्री चाहे तो तुरंत उत्तर दे सकता है और चाहे तो समय भी ले सकता है। कोरोना वायरस की वजह से मानसून सत्र जो है इस बार देरी से शुरू हो रहा है, इसलिए कई प्रकार के बदलाव इसमें किए गए हैं।
ये जो सेशन स्टार्ट होगा ये 14 सितंबर से होगा और इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसमें से एक प्रमुख बदलाव ये है कि यह जो इसमें अब प्रश्नकाल नहीं होगा, अर्थात जो संसद की कार्यवाही होंगी उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव किया गया है, ये कार्रवाई 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी और शनिवार और रविवार को भी चलेगी ताकि संसद लंबे समय तक बैठ सके। इसमें जो प्राइवेट बिल होते हैं वो प्राइवेट बिल भी इसमें प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। प्राइवेट बिल से तात्पर्य ऐसे बिल से होता है जो किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, चाहे वह जो है चुनी हुई मतलब वर्तमान जो है कि सत्ताधारी दल का सांसद हो या फिर विपक्ष का हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है वह यह है कि यह जो प्रश्नकाल जो नहीं रखा गया है इसको लेकर काफ़ी तरह की बातें उठ रही हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि जो अतारांकित प्रश्न हैं जिसमें लिखित जवाब देना होता है वो पूछे जा सकते हैं, अर्थात जो प्रश्न पूछे जाएंगे मौखिक वाले प्रश्न पूछने की बात नहीं की गई। लेकिन समीक्षकों का मानना है कि जो तारांकित प्रश्न से सरकार की जो जवाबदेही है वो तुरंत तय होती है, जनता को तुरंत पता चलता है, सबको एक साथ पता चलता है। तो इसका ना होना लोकतंत्र और संसदीय अधिकार के लिए ठीक नहीं है। संसदीय अधिकार शब्द क्यों यूज किया गया? यह बताने के लिए कि संसद सदस्यों को अधिकार है कि वो जानते रहें, सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करें। तो इस हिसाब से यह ठीक नहीं है। आलोचकों का यह भी कहना है कि आपदाएं ही तो सरकार की कार्यक्षमता का सही प्रचार करवाती हैं, इसलिए जनता को यह जानने का हक है कि कोरोना वायरस के दौर में सरकार कैसे काम कर रही है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्यों इतने कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और बाकी सब चीज़ें आ रही हैं। कुछ समीक्षकों का यह भी कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अन्य कार्यों में अगर करवाया जा सकता है तो प्रश्नकाल के संदर्भ में क्यों नहीं। तो इसी संदर्भ में पूरा प्रश्नकाल क्या है इस समय डिबेट का पार्ट बना हुआ है। आप बताइएगा प्रश्नकाल के संदर्भ में जो अभी निर्णय आया है कि प्रश्नकाल को नहीं शामिल किया जाएगा, यह सही है या नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि आप अतार्किक जो है कि उत्तर मत दीजिए। आपके मैं कमेंट देखता हूं तो कई बार मुझे लगता है कि आप जो है कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो न्यूट्रल हो जाइए, सबसे अच्छे अधिकारी आप बन पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।